हमने आदरणीय शैलेश सिंह सौरभ जी के अंतर्गत कृपया नहाया अपना अध्यक्ष भाषण आदरणीय शैलेश सौरभ जी आपका अध्यक्ष भाषण। धन्यवाद। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं प्रिया श्रीवास्तव जी। बंगाल की माटी में, पगला बाबा की तपोभूमि में बाइलिंगुअल अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रगति शोध फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सक्रिय साथी श्री विनोद यादव जी, भोजपुरी साहित्य विकास मंच के महासचिव प्रकाश त्रिपाठी प्रियांशु जी, मंच पर उपस्थित शिक्षाविद डॉक्टर प्रवीण प्रभात जी, डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, बड़ी बहन डॉक्टर रेखा त्रिपाठी जी, हमारे अनुज युवा इतिहासकार डॉक्टर जमील हसन अंसारी साहब, इस सभागार में उपस्थित हिंदी और भोजपुरी साहित्य के वरिष्ठ विद्वान, जिनके पग पग की धूली से युवा अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिनके पग पग की धूली पर चलकर, जिनके पद चिन्हों पर चलकर युवा अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे गुरुवर प्रोफेसर गुरचरण सिंह जी, भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में कर्मठता के साथ लगे रहने वाले बड़े भाई श्री लाखन सिंह जी, उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की माटी को सुशोभित करने वाले बड़े भाई डॉक्टर रामानुज द्विवेदी जी, मेरे कर्म भूमि मिथिलांचल की माटी के करीब से आने वाले संबंधित निवास करने वाले बड़े भाई विजय किशोर पांडे जी, सिवान की माटी की सिवान की आवाज को, बाबू राजेंद्र प्रसाद की आवाज को बुलंद करने वाले लोक गायक गुड्डू गुलशन जी एवं सभी भाइयों एवं बहनों, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जनक नंदिनी मां सीता की भूमि की तरफ से, मिथिलांचल की भूमि से समस्त मिथिलावासियों की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बारंबार शुभकामना और बधाई देता हूं। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को नमन करते हुए शारदा शारदम्भो, शारदा शारदम्भो, जब जना बदनाम मुझे सर्वदा सर्वदा स्माकम सनिधम सनिधम क्रिया। मां सरस्वती की वंदना के बगैर वाणी को बोलना तो दूर, वाणी के हिलने की, वाणी के निकलने की भी कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय भाषाओं के लोक साहित्य में मानवीय मूल्य और प्रतिरोध के स्वर, कितना बढ़िया टॉपिक है, कितना बढ़िया विषय है चिंतन का। आज एकेडमिक के दौर में जिस पे चर्चा होनी चाहिए उस पे चर्चा नहीं हो रही साथियों। बड़ा ही कष्ट होता है कहते हुए, एकेडमिक में, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए उन बिंदुओं पर चर्चा न होकर के लोग बटरिंग पर चर्चा करने में व्यस्त है। मैं प्रकाश प्रियांशु जी को पुनः बधाई देता हूं कि आपने मानवीय मूल्य और प्रतिरोध के स्वर पर चिंतन करने का काम किया, चर्चा कराने का काम किया। भोजपुरी साहित्य विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई उपस्थित हैं, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने समसामयिक विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया है।
सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जमाना अपने आप को बदलने का आ गया साथियों। हम लोक साहित्य की बात करते हैं, उस लोक साहित्य की बात करते हैं जिसकी कल्पना आदिम जीवन की शुरुआत से होती है। मनुष्य का आदिम जीवन ही लोक साहित्य का आधार है। मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य का आदिम जीवन ही लोक साहित्य का आधार है। आरंभिक काल के मनुष्य का जीवन मूल रूप से अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहा। मनुष्य अपने आदिम काल के जीवन से प्रारंभिक काल के दौर से संघर्ष करता रहा है, और संघर्ष इसलिए कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया। संघर्ष का कारण अपनी अस्मिता को बचाना था, आत्मरक्षा एवं अस्तित्व की रक्षा करना था। यह संघर्ष एक ओर जीवित रहने की थी और दूसरी ओर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं एवं परंपराओं को जीवित रखने की थी। अनुभव से प्राप्त ज्ञान और भावनाओं को अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करने की थी। हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे, अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को, अपने भावनाओं को अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के अंदर हस्तांतरित करने का विजन रखते थे। हम बात करते हैं लोक साहित्य की, चर्चा करते हैं लोक साहित्य की, लेकिन लोक साहित्य की मूल भावना पर हम कुठाराघात करते हैं। हम आने वाले अपनी पीढ़ी को अपने मूल ज्ञान को ट्रांसफर करने का, हस्तांतरित करने के बारे में कहीं नहीं सोचते हैं। हम इतने स्वार्थी होते चले जा रहे हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाना दूर की बात है, बताना दूर की बात है, उनको हम तो ये प्रयास करते हैं हमारा बेटा हमसे आगे निकल जाए, हमारे परिवार का बच्चा आगे निकले, हमारे बगल का बच्चा ना सीखे। लोक साहित्य की भावना ये नहीं थी। लोक साहित्य की भावना वस्तु कुटुंबकम की भावना थी। लोक साहित्य वस्तु कुटुंबकम की भावना को साकार करने का काम था, और लोक साहित्य का सर्वोच्च उदाहरण है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, पूरी धरती को, पूरे भूजल को अपना परिवार मानते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। आज जमाना कितना बदल गया। हमें 21वीं सदी में आते आते इतने स्वार्थी हो गए, पूरी वसुधा को कुटुंब मानना दूर की बात है, हम अपने भाई के बेटा को परिवार नहीं मानते। इतना चिंतन का विषय है। होना तो ये चाहिए हम अपने परिवार के बच्चे को, अपने पड़ोसी के बच्चे को, अपने जनपद के बच्चे को अपना परिवार माने, अपना हिस्सा माने, अपना अंग माने। और जब तक हम पूरे वसुधा को अपना कुटुंब नहीं मानेंगे, किसी भी साहित्यिक भाषा का, किसी भी संस्कार का, किसी भी संस्कृति के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारे तथाकथित भाषाओं के झंडा बरदार हमारे बीच में हर मंच पर उपस्थित रहते हैं, जो ये वादा करते हैं, जो लोक लुभावने वादा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि प्रति उस भाषा को बचाने के लिए मैं ही सिर्फ जीवित हूं। उस भाषा, यदि कोई भाषा बची हुई है, कोई सभ्यता बची हुई है, कोई संस्कृति बची हुई है, तो सिर्फ इसलिए बची है उस भाषा और संस्कृति के जो झंडा बरदार लोग हैं उनकी वजह से बची हुई है। लेकिन सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है मित्रों। सच्चाई तो यही है कि प्रत्येक काल में, प्रत्येक दौर में कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आकर के विद्रोह करना पड़ा है। चाहे आजादी का अभियान रहा हो तब, या भाषा के भाषाई विद्रोह की बात रही हो तब। यदि मंगल पांडे ने आजादी के अभियान में बलिया की माटी से निकल करके विद्रोह नहीं किया होता तो शायद हम इस आजादी से इस बंगाल में नहीं बोल पाते। एक बार पुनः मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक बार पुनः यदि किसी भाषा को बचाना है, किसी संस्कृति को बचाना है, किसी सभ्यता को बचाना है, तो हमारे युवा मित्रों को आगे आना होगा। बिना युवा मित्रों के आगे आए हुए किसी भी सभ्यता को नहीं बचाया जा सकता। मैं अपने अग्रजों का सम्मान करता हूं। अग्रज हमारे पूजनीय हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान हमारे लिए आगे का राह प्रशस्त करेंगे। लेकिन स्वार्थ से परे होने के बाद लोक साहित्य की हम बात करते हैं, और लोक साहित्य की परिकल्पना तब साकार होगी जब स्वार्थ से परे होकर के वसुधा कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य लेकर के चलेंगे। लोक साहित्य को मनुष्य के अस्तित्व और
उत्तरजीविता के साथ गहरा संबंध रहा है, सदियों से गहरा संबंध रहा मनुष्य के जीवन का। हम जीवन में अपने प्रत्येक जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका लोक साहित्य के साथ संबंध है। हम अपने जीवन में हम बोलते हैं, चालते हैं, अपने समाज में रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे लोक साहित्य के साथ है। सदियों से साहित्य का और मनुष्य के जीवन का गहरा संबंध रहा है। लोक साहित्य का भाव संपूर्ण लोक की मंगल कामना के रूप में अलंकृत होती है। हमेशा से हमारे साहित्यकारों ने, लोक साहित्य के तपस्वियों ने पूरे लोक के कल्याण की भावना को रेखांकित किया है। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि हमेशा से पूरे लोक में, पूरी इस वसुधा पे निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमने लेकर के हम काम किए। इसमें जनमानस की भावनाओं को, उनके चेतनाओं के जड़ पदार्थ भी जीवित हो उठते हैं। संपूर्ण वसुधा को संपूर्ण वसुधा के जीव जंतु मानव की भावना, मानव की बातों को बोलने लगते हैं। लोक साहित्य ही वसुधैव कुटुंबकम का सर्वोच्च उदाहरण है। एक बार पुनः मैं मित्रों आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि लोक साहित्य की परिकल्पना को साकार करना है तो मानव के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे काम करिए। लोक साहित्य की परिकल्पना आप रूपी साकार हो जाएगी। तथा कथित झंडा बरदार आपको हर मंच पर मिलेंगे जो इस बात का ऐलान करेंगे कि संस्कृति हमसे बची हुई है। ऐसे लोगों का विरोध करना होगा, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ में निहित होकर के उस संस्कृति को, उस सभ्यता को विनाश करने का काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तुलसी ने, जब हम शास्त्रों में राम शब्द का नाम लेते हैं, राम शब्द का नाम लेते हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म का आभास होने लगता है। राम शब्द का नाम लेते ही ब्रह्म शब्द का आभास होता है। तुलसी ने राम को जन जन का राम बनाया। तुलसी ने राम को नीति का राम बनाया। तुलसी ने राम को राम राज्य का रूप दिया। तुलसी ने जिस राम की कल्पना की वो राजा राम की कल्पना नहीं थी। तुलसी ने जिस राम की कल्पना की वो लोक साहित्य के राम थे। तुलसी ने जिस राम की कल्पना की वो राजा राम की नहीं, प्रजा के सेवक के राम की कल्पना थी। और हमको यदि किसी भी भाषा का, किसी भी समाज का कल्याण करना होगा तो राजा बनकर के नहीं, प्रजा का सेवक बनकर के कल्याण हो सकता है। और हमको प्रजा का सेवक बनना होगा, तब जाकर के भारतीय भाषाओं के लोक के कल्याण हम कर पाएंगे। अपने शब्दों को विराम देते हुए यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। बीच में हमारे कबीर जी, पांडे जी बैठे हुए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं महोदय। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। वही नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, वही नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। जय हिंद, जय भारत।